नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शैशवावस्था पर, जहां हम बाल विकास की बात करते हैं कि बालक का विकास कितने चरणों में और कैसे संपन्न होता है। और विगत पिछले वर्षों के पेपर देखें, एग्जाम पैटर्न देखें, सिलेबस देखें तो हमें पता चलता है कि अवस्था में जो बालक के सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका सीटेट एग्जाम हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो या आपके स्टेट के टेट एग्जाम यूपी, एमपी या बिहार, रीट, कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए तो उनमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से प्रश्न आते हैं अधिक मात्रा में। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो शैशवावस्था, गर्भावस्था, प्रीनेटल एज के बाद इन्फेंसी दूसरा चरण होता है जहां बच्चे का पदार्पण होता है। गर्भाधान के बाद बालक गर्भ में पलने के बाद जब जन्म लेता है तो अवस्था जन्म के समय से मान ली जाती शैशवावस्था है। तो शैशवावस्था कब से शुरू होती है? तो शैशवावस्था बालक के जन्म से शुरू होती है, अर्थात शून्य से स्टार्ट होती है और ये कब तक चलती है? तो 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक चलती है। 5 वर्ष की अवस्था से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था तक लगभग ये हमारा शैशवकाल चलता है। अब शैशवकाल चलते समय या शैशवावस्था चलते समय बालक विभिन्न क्रियाएं करता है और अगर हम जन्म के बाद देखें तो सबसे ज़्यादा जो विकास बालक का किसी अवस्था में होता है, सबसे तीव्रतम विकास या जिसे कई जगह ग्रोथ भी कह देते हैं, वृद्धि सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होती है? तो वो होती है हमारी शैशवावस्था में। जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है शैशवावस्था। ये 5 से 6 हमने क्यों लिखा? क्योंकि साइकोलॉजी 90:10 पे चलती है। 90% केस में हाँ सही है, 10% केस में कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि मनोविज्ञान या बाल विकास की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान मन का एक विज्ञान है, लेकिन मन हमेशा सही होगा या आपके द्वारा किए गए तथ्य हमेशा सही होंगे तो फिर मेरी समझ से फिर मनोविज्ञान को ह्यूमैनिटी में नहीं रखा जाना चाहिए था। ह्यूमैनिटी में होने के कारण ये 90:10 पे चलता है। ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि बालक 3 वर्ष का हो गया तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो सकता वाली बातें ज़्यादा रहती हैं, इसलिए इसमें कॉन्सेप्चुअल थॉट ज़्यादा है, एग्जैक्ट फैक्ट नहीं है। अब 5 से 6 साल तक चला, ये 5 वर्ष तक यदि किसी बालक का विकास तीव्रतम है तो 5 वर्ष तक उसकी शैशवावस्था, उसके बाद उसकी बाल्यावस्था शुरू होगी। अगर किसी बालक का विकास कुछ मंद भी है तो 6 साल तक। 6 साल के बाद भी कई परिस्थितियों में ये पाया गया कुछ बालक ऐसे हैं जिनका 6 की बजाय 7 तक भी शैशवावस्था चल जाती है, लेकिन 5 से 6 मानते। तो इसमें एक चीज आती है कि बालक का जन्म से लेकर 3 वर्ष तक जो बौद्धिक विकास है वो बुद्धि का विकास 50% बुद्धि का विकास हो जाता है। फिर 3 वर्ष से लेकर के 5 से 6 वर्ष की आयु तक शेष बचा हुआ 90% विकास हो जाता है। बात आप समझ गए? मतलब शैशवावस्था में बालक का 90% विकास तो हो गया बुद्धि का। अब बुद्धि में बचा कितना परसेंट? 10%। वो बाल्यावस्था में होगा, किशोरावस्था में होगा, बुढ़ापा तक होता रहेगा, वो बाकी बचा 10%। मतलब है मौलिक बातें जितने फंडामेंटल फैक्ट्स हैं बालक के, वो बालक ने शैशवावस्था में ही सीख लिए। वो बालक ने शैशवावस्था में ही सीख लिए। बचा क्या? चोरी, झूठ बोलना, टुच्चई, बेईमानी, यही शेष बची। तो ये बालक ने वो 10% बाद में सीखे हैं। सही है? बुद्धि का 90% विकास किस अवस्था में हो गया? शैशवावस्था में। तो सबसे ज्यादा या सर्वाधिक विकास होने वाली अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। अब बालक जब जन्म होता है तो जन्म के समय 2 ही लोग जन्म लेते हैं, या तो जन्म लेगा बालक या तो जन्म लेगी बालिका। अगर हम जन्म के समय बालक या बालिका की लंबाई की बात करें कि लंबाई कितनी होगी, अगर जन्म लेने वाली संतान बालक है तो लंबाई होगी उसकी 51 सेंटीमीटर, अर्थात 51 सेंटीमीटर लंबा होगा बालक। और अगर जन्म लेने वाली संतान बालिका है तो 50.5 सेंटीमीटर, 50.5 सेंटीमीटर लंबाई होगी बालिका की। अगर संतान बालक है तो 51 सेंटीमीटर, बालिका है तो 50.5 सेंटीमीटर। आप कहेंगे 100% केस में क्या ऐसा होगा? नहीं, 90% केस में ऐसा, 10% केस में बालिका भी ऐसी होती हैं जो 51 सेंटीमीटर की लंबी हो सकती हैं। तो वो तो
अब अलग की बात, लेकिन ऐसे आपका मोस्टली की बात करें तो बालक की लंबाई अधिक तथा बालिका की लंबाई कम पाई जाती है। लेकिन अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास बालिका का बालक से तीव्र होता है। सही है। शैशवावस्था जल्दी बालक की खत्म होगी कि बालिका की? तो बालिका की शैशव जल्दी खत्म होगी। यही नहीं, उसकी किशोरा भी जल्दी प्रारंभ होगी, किशोरा भी जल्दी खत्म होगी। किसकी? बालिका की। आगे बढ़ते तो लंबाई के बाद बात आती है वजन की, वेट। तो वेट 2.5 मीन्स 2.5 kg से 2.5 किलो से लेकर के 3 किलो के मध्य, 3 kg के मध्य वजन पाया जाता है। क्लियर? ये बात हुई वजन की। फिर बात है हड्डियां कितनी होती हैं, हड्डी कितनी पाई जाती हैं बालकों में। तो बालक में जन्म के समय ऐसे वयस्क व्यक्तियों में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालकों में जन्म के समय कितनी होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। अगर हम बात करें कि धड़कन की या हृदय गति की, या हृदय गति कितनी होती है बालकों में, हृदय गति, तो आप जानते हैं जन्म के समय हृदय गति ऐसे 72 होती है, 72 होती है वयस्क में, जबकि बालकों में कितनी होती है? तो 140 प्रति मिनट। 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़केगा? तो आपका 140 बार बालक का हृदय धड़कता है। अब ये कुछ ऐसी मोटी मोटी बातें हैं जो यहां तक लिखते लिखाते हम आए। अब ये तो बात थी कि बालक ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद ये जो भी बालक होगा आपका, बालक है या बालिका है, जन्म लेने के बाद ये अपने सारे क्रियाकलाप कर रहा होगा। सारे क्रियाकलाप करते समय एक बात याद रखेंगे, ये देखिए इसके पैर हैं और ये हाथ है, हाथ ऊपर की ओर रहते हैं, पैर ऐसे ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं बालक के। और आपने देखा होगा कि बालक हाथ पैर ही चलाता है, हाथ पैर बालक चला रहा होता है। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि बालक गर्दन हिला रहा है, बालक पीठ उठा रहा है, या बालक और कोई क्रियाएं कर रहा है। बालक सिर्फ क्या चला रहा है? केवल हाथ चला रहा है। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके शरीर पर किसका नियंत्रण होता है। तो जब हम नियंत्रण की बात करें तो बालक के संपूर्ण शरीर पर जो नियंत्रण पाया जाता है वो सुषुम्ना नाड़ी का पाया जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी कहाँ पाई जाती? तो वो रीढ़ में, मेरुरज्जु के अंदर पाई जाती, जिससे बालक अपने शरीर पर नियंत्रण करता है। तो शरीर पर नियंत्रण मस्तिष्क का निम्न में से किसके माध्यम से होता है? तो मेरुरज्जु की अंदर पाई जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी से होता है। बालक का प्रारंभिक सारा काम शैशवावस्था में जो शुरू होता है वो सुषुम्ना नाड़ी से शुरू होता है। फिर आपने देखा होगा बच्चा सो रहा, सोते सोते एकदम से जग गया, तो कई लोग क्षेत्रीय आधार पर ये मानते हैं कि इसको पूर्व जन्म की याद आ रही। जब पूर्व जन्म से कोई लेना देना नहीं, ये अपना जो मानता है वो उसकी अपनी निजी राय है। लेकिन मनोवैज्ञानिक राय ये है कि बालक के शरीर का ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि मस्तिष्क में भी डर जाता है। आपने सुना होगा, विज्ञान भी कहता है कि भोजन करने के बाद हमें नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ब्लड कहाँ आ जाता है? उधर भाग में आ जाता है, पेट में आ जाता है, इसलिए नींद आती। तो बच्चे को जो झटके से महसूस होते हैं हम लोगों को, हालांकि इसको झटके आते नहीं, जो झटके से हमें लगते हैं वो झटके इस बात के होते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी के सहारे शरीर के नियंत्रण की संवेदनाएं कभी कभी तीव्र गति से पहुंच जाती है मस्तिष्क को। तो ऐसा लगता है कि उसे झटके से आ रहे हैं, पूर्व जन्म की याद आ रही। ये तो बालक की बात है। आपने कुछ बड़े लोगों को भी देखा होगा, उनको भी ऐसा होता है कि एकदम से चौंक गए, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, काहे चौंक गए। उनको खुद नहीं पता वो काहे चौंक गए, तो चौंक गए तो उनको भी कह दे पूर्व जन्म की याद है। तो पूर्व जन्म दादा, पूर्व जन्म, अगर आप लॉजिकल भी देखें, वेदाज के अकॉर्डिंग भी देखें, तो 84 करोड़ योनियों में आप भ्रमण करते हुए जाते हैं। मनुष्य 2 बार थोड़े आप बन जाते हैं। तो ये जो राय मनोवैज्ञानिक है वो ये है। अब आते हैं कि बालक अवस्था के अनुसार शैशवावस्था में ही क्या क्या बातें करता है। ये कुछ हमने लिखी जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पहले माह बालक, प्रथम माह, ये देखिए पहला ये माह लिखा, इधर ये सारे माह, ये आइजन लगा के जितना लिखा हुआ ये माह लिखे हुए हैं। तो पहले माह बालक सिर उठाने लगता है। पहली बात, ये विकास क्रम की ही बात चल रही, अवस्था हमारी शैशवाही है। 4 महीने और दूसरे माह में, यह दूसरा माह हमने नहीं लिखा है लेकिन आप समझ लेना कि दूसरे माह में बालक ध्वनि पर संवेदनाएं व्यक्त करने लगता है, ध्वनि की तरफ जाने का प्रयास करता है। किस माह में? दूसरे माह में। चौथे माह सहारे के साथ बैठने लगता। आप कुछ सहारा दे के बच्चे को बैठा दीजिए तो बैठने में सक्षम हो जाएगा, कुछ उसके शरीर धीरे धीरे मजबूती आ रही होती है।
फिर 7 महीने में बालक बिना सहारे के बैठने लगता है। 7वें माह में, ये 2 माह ध्वनि वाली हो गई बात, बिना सहारे के बैठने लगता है 7वें महीने में तक। लगभग जरूरी नहीं हर बच्चा 7वें माह में बिना सहारे के बैठने लगेगा, कुछ को 7 से ज्यादा महीने भी लग सकते हैं। घुटनों के बल चलने लगता है हर मोस्टली बच्चा 10वें माह तक। 14 माह के लगभग तक बच्चा खड़ा होने लगता है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो साल भर में ही खड़े हो जाते हैं। वो बालक के विकास पर, उसके पोषण पर, उसके शारीरिक सौष्ठव पर, उसकी वैयक्तिक भिन्नता पर निर्भर करता है कि बच्चा कितना क्या कैसे रिएक्ट करता है। फिर है 15 माह तक लगभग बच्चा पैरों पर चलने लगता है। अपने पैर से सहारे के सहारे हाथ से भाई खड़ा हो गया था बच्चा 14 माह में, और 15 माह में चलने लगा था। अब 11 से 14 माह के बीच बच्चा पहला सार्थक शब्द बोलता है। ये बात जरूर याद रखना, जो बालक के भाषाई विकास और सामाजिक विकास को प्रदर्शित कर रहा होता है। क्या कि बालक 11 से 14 माह में सार्थक शब्द बोलता है पहला। ठीक, मतलब 1 साल के अंदर भी बच्चा बोल सकता है, कुछ बच्चे 1 साल के बाद भी बोलते हैं। फिर है 6 माह के लगभग बालक आवाज की नकल करने लगता है। यदि आपने आवाज बोली है तो बच्चा भी अपनी तरफ से कुछ बोलने का प्रयास करेगा। हालांकि वो शब्द नहीं बोल पाएगा, लेकिन फिर भी वो आपकी आवाज पर रिपीटिशन देगा। जैसे आप आवाज निकालेंगे तो वो भी आपकी बनावट में कुछ आवाज निकाल रहा होगा। फिर है बच्चा खिलौनों के साथ खेलने लगता है 8 माह में, और 20 माह के लगभग बालक वाक्य बोलने में सक्षम हो जाता है। 20 माह मतलब लगभग 2 साल, भाई 24 माह होते हैं 2 साल के, 2 साल पूरा होने तक बालक शब्द की जगह वाक्य बोलने का प्रयास करने लगा। जहां हम परीक्षाओं का पैटर्न देखें तो उनमें परिभाषाओं का दायरा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लगातार रहता है। चाहे आपके बीएड हो, बीटीसी हो, बीएलएड हो, डीएलएड हो कि एग्जाम पैटर्न देख लें, वहाँ भी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ याद करना उतना वाजिब नहीं रह जाता। लेकिन जब बात प्रतियोगी परीक्षा की आए और हमारे सिलेक्शन की आए कि सुपर टेट का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, आपके पीआरटी एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, सीटेट हो, यूपी टेट, एमपी टेट हो, तो उनमें परिभाषाएं आती हैं। एक परिभाषा हमारे लिए एक बड़ा विषय बन जाती है कि कैसे रटा जाए, क्या किया जाए। तो हमें एक पूरा आपको वो शैशवावस्था संबंधित हमने वो सारी परिभाषाएं यहाँ लिख ली हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है। यदि महत्वपूर्ण है तो जाहिर सी बात है कि आपको इन्हें समझना भी जरूरी हो जाएगा, इसमें रटना आपको कुछ भी नहीं है। अब यहाँ सिर्फ आपको वो पॉइंट पकड़ने हैं जो महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमने इधर वैलेंटाइन, हार्लाक, वाटसन, गुडेनेफ, स्टैग, रॉस, एडलर और न्यूमैन के अकॉर्डिंग दी गई परिभाषाओं को कोट किया है। अब समझना यह है कि एक एक परिभाषा किसने क्या कहा, पहले ये समझेंगे क्यों कहा, फिर ये समझेंगे और उस कहने का मीन क्या है ये भी समझेंगे। सारी बात समझते हुए चलेंगे। लिखा तो है ही, किताबों में भी सब लिखा है। पहले हमारे पास है वैलेंटाइन। इन्होंने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, आइडल पीरियड है इन्फेंसी। शैशवावस्था सीखने का कैसा काल है? आदर्श काल है। क्यों आदर्श काल है? क्योंकि बच्चा 0 से लेकर, अभी पीछे हमने लिखा था कि बालक शैशवावस्था में 3 वर्ष से लेकर के 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में 3 साल तक 50% सीख लेता है। फिर उसके बाद बालक 5 से 6 साल पहुंचते पहुंचते 90% सीख लेता है। तो शैशवावस्था एक आइडल पीरियड है कोई भी चीज सीखने के लिए। आपको एक बात जान के बड़ा अच्छा लगेगा और आप ये कह भी सकते हैं कि पहले हम पढ़ने में तेज नहीं थे, अब हम पढ़ने में तेज हो गए। पहले हम कार नहीं चला लेते थे, अब हम कार चला लेते हैं। पहले हम ये नहीं कर लेते थे हम। तो भाई साहब एक बात ये समझिए, अगर आप कार चला लेते हैं और पहले आपने क्या सीखा, तो पहले आपने अपने पैरों को चलाना सीखा, बॉडी को बैलेंस करना सीखा, आंखों से सामने देखना सीखा। मेजर चीजें आपने पहले सीख लेते हैं। अब सिर्फ आपने इतना सीखा कि उस चीज का नाम सीखा, गियर कैसे डाला जाएगा। यदि आप हाथ आपका प्रॉपर्ली ना हिल रहा होता तो आप गियर कैसे डाल सकते थे, आप स्टीयरिंग कैसे घुमा सकते हैं, दोनों हाथ आपके बैलेंसिंग में ना होते। तो ये आपने जन्म से ही हाथ पैर अपने चलाने शुरू किए थे। तो बॉडी बैलेंसिंग, मस्तिष्क बैलेंसिंग। आप एक बात ये जान लीजिएगा, जिसका शरीर पर, जिसके मस्तिष्क का नियंत्रण है, वो शरीर दुनिया की किसी भी ताकत पर को कभी भी विजित कर सकता है, कभी भी जीत सकता है। लेकिन हम शैशवावस्था में सिर्फ इतना ही करते हैं कि बालक
सिर्फ नियंत्रण शरीर और मस्तिष्क की कनेक्टिविटी ही, हमने बताया भी था कि सुषुम्ना नाड़ी मस्तिष्क से जुड़ जाती है बस। अब आपने देखा होगा, बात अगर हम थोड़ी सी नैरेटिव को चेंज ना करते हुए बात पर अगर हम ध्यान दें तो आपने देखा होगा एक होता है ह्यूमन रिसोर्स HR से MBA होता है, और जब UPSC का इंटरव्यू हो रहा होता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा होता है जो केवल हमारी शारीरिक गतिविधि देख रहा होता है, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट होता है। वो वहाँ पर सिर्फ इतनी बात को गौर करता है कि व्यक्ति का नियंत्रण शरीर और मस्तिष्क, मन मस्तिष्क का प्रभाव है शरीर पर कि नहीं है। कुछ लोग देखा होगा बैठते हैं तो पैर हिला रहे हैं और पैर हिलाते ही जा रहे हैं, कुछ हैं कि कान खुजा रहे हैं, दांत के अंदर उंगली चबा रहे हैं। तो ये सब इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण शरीर के किसी भी अंग पर नहीं है। हाँ, तो ये बात होती है। तो ये कैसा काल है? आदर्श काल। फिर अब दूसरे हमारे पास हरलाख महोदय, इन्होंने कहा कि शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली काल है। खतरनाक क्यों है? बच्चे को जो कुछ भी आप सिखा देंगे इस अवस्था में, वो जीवन भर वो चीज भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा। आपने शायद सुना भी हो, अभिमन्यु थे जिन्होंने जन्म से पहले ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। इतना न पहले सीखे आप, लेकिन वैज्ञानिक जो ये मानते हैं सिर्फ अभिमन्यु के अलावा दूसरा कोई उदाहरण भी नहीं इतिहास देता कि किसी ने जन्म से पहले सीखा था, सब जन्म के बाद ही सीखे। और कुछ तो ऐसे हैं जो पूरा सीखते सीखते 50 साल के हो गए बेचारे, ठीक से सीख नहीं पाए। लेकिन इसे इसलिए खतरनाक काल कहा जाता है, जो भी गलत चीजें होंगी वो बच्चा जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा। और अपीली काल इसलिए है क्योंकि इसमें बालक दूसरों पर निर्भर करता है, पराश्रितता रहती, इसलिए इसको अपीली काल कहते हैं। बालक दूसरे से हमेशा ये मांग करता रहता है, हमें भोजन मिले, हमें आराम मिले, हमें गोद ले। तो ऐसी बहुत सी कंडीशन होने के कारण इसे अपीली काल भी कहते हैं। अगले हमारे सामने है वाटसन। वाटसन ने कहा शैशवावस्था में सीखने की तीव्रता और किसी अवस्था से अधिक होती है। सीखने की तीव्रता और किसी अवस्था से अधिक होती, इस बात को थोड़ा ठीक से समझना होगा। ये बात वाटसन ने कही। वाटसन ने जो बात कही उसे समझेंगे। इन्होंने कहा शैशवावस्था में जितना विकास होता है वो विकास बाल्यावस्था प्लस किशोरावस्था दोनों में मिला के होता है। इस फार्मूले को भी आप याद रखेंगे, डायरेक्ट यही क्वेश्चन में आ सकता है। शैशवावस्था इक्वल टू बाल्यावस्था प्लस किशोरावस्था। ये किसका दिया हुआ टेक्निक है? तो ये वाटसन ने दिया। इन्होंने कहा जितना भी विकास शैशवावस्था में होता है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों की योग के बराबर होता है। ठीक, ये बात किसने कही थी? वाटसन ने। फिर अगले हमारे सामने हैं जिनका नाम है गुडेनएफ। इन्होंने कहा कि व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। उसका आधा, हमने बताया भी था पीछे कि 50% विकास 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? गुडेनएफ के अकॉर्डिंग। फिर स्टैग ने क्या कहा? स्टैग ने कहा जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। भावी जीवन का शिलान्यास करता है, अर्थात बच्चा भविष्य में क्या बनेगा इसका निर्माण बालक कब शुरू कर देता? प्रथम 2 वर्ष में। स्टैग ने बात कही, क्योंकि अब देखें तो काफी वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शैशवावस्था 2 साल तक ही चलती है। तो इस बेसिस पे स्टैग ने बात कही कि प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का निर्माण करता है या शिलान्यास करता है। फिर है रास महोदय। इन्होंने कहा शिशु कल्पना का नायक होता है, इसीलिए बालक को आपने देखा होगा कहानियां बहुत ज्यादा पसंद होती हैं छोटे बच्चों को। और कल्पनाशील कहानियां इसलिए पढ़ाई जाती हैं क्योंकि कल्पना से चिंतन, चिंतन से मनन, मनन से बालक फिर आपके प्रत्यक्षीकरण और आपको प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन, ये सब कुछ अभिप्रेरणा देते हुए फिर बालक परिकल्पना तक पहुंचता है, किशोरावस्था की परिपक्वता तक। तो ये कल्पना से परिकल्पना तक मीन्स इमेजिनेशन से हाइपोथेसिस के बीच की जो दूरी है वही बताती है कि हम कहां तक पहुंचेंगे। अच्छा, एक चीज और है, कल्पना जिसकी जितनी अच्छी होगी वही व्यक्ति थिंकिंग अर्थात जिसको आप कह सकते हैं सोचना, उसकी जितनी अच्छी इमेजिनेशन होगी उतनी ही अच्छी उसकी थिंकिंग भी होगी। जितना अच्छा कोई कल्पनाशील होगा उतना ही अच्छा वो सोच भी सकता है, चिंतन भी उतना ही अच्छा कर सकता है।
तो कल्पना का नायक होता है और उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। डायरेक्शन भी उसको उसी तरीके की मिलनी चाहिए। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की बात प्रासंगिक हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के अबाउट में बताया जाता है कि ये पहले कुछ अभाव में रहे होंगे स्टार्टिंग पीरियड में, तो ये जब छोटे थे तभी राजा रानी का खेल खेलते थे। राजा रानी का खेल खेलते हुए कई बार आपने देखा होगा बच्चा भाव विभोर हो जाता है और अपने को असली का राजा मानने लगता है, अपने को असली का राम मानने लगता है, अपने को असली का रावण मानने लगता है। ये जो उसके अंदर एक असलियत आ रही है, उसकी कल्पना है। इस कल्पना को मूर्त करने के लिए प्रयासरत होगा। यहाँ अब्राहम लिंकन की अगर हम बात करें, उन्होंने भी कल्पना की और उन्होंने अपने जीवन में कल्पना, पता नहीं क्या उनके साथ ईश्वर का गलत था कि कल्पनाशीलता के तहत उन्होंने पहले जो है छोटे एग्जाम कहते हैं, वो छोटे चुनाव लड़ने शुरू किए। वो भी हारे, सांसदी का भी हार गए, सीनेट का भी चुनाव हार गए। सारे चुनाव हारते 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 एटलीस्ट जाके राष्ट्रपति डायरेक्ट बने, पहले कुछ नहीं बने। ऐसी एक अच्छा उदाहरण है कल्पनाशीलता का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने भी कल्पना की होगी कि हम भारत को सुधारेंगे, भारत में चल रही कुप्रथाओं को सुधारेंगे। उन्होंने भी कल्पनाशीलता, भाई कल्पना स्टार्टिंग में की जाएगी, फिर उसे मूर्त करने के लिए बराबर प्रयास किया जाएगा। याद रखना, पहले क्या होगी कल्पना, फिर कल्पना क्या होगी, उसको मूर्त करने के लिए बालक क्या करेगा, प्रयास। ठीक, वो प्रयास जो ये होगा, इसके बीच में बालक को कल्पना से लेकर के लक्ष्य तक पहुंचने के बीच में एक चीज होती जिसमें कि कल्पना बनी रहे, इसके लिए बीच में चाहिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, जो हम आगे की बात बताएंगे भी कि उसको पाने के लिए निरंतरता यदि बनी है तो उसके लिए बीच में क्या चाहिए, अभिप्रेरणा चाहिए। तभी बालक में अधिगम होगा, अर्थात लर्निंग हो पाएगी। ठीक, निर्देशन, बालक को डायरेक्शन अगर अच्छा मिल जाता है तो बालक अपनी कल्पना को पाने के लिए अर्थात लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास भी करता है। फिर आए एडलर की बात। एडलर ने कहा, एडलर कहते हैं शिशु जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। ये तो टोपा बनाने वाली बात है। जन्म के बाद ही, कुछ समय बाद, इन्होंने टाइम नहीं डिसाइड किया, गलती इनकी है। मैं इनको गलत नहीं कह रहा, इन्होंने कहा कुछ समय बाद निश्चित किया जा सकता है भविष्य में उसका स्थान क्या होगा, लेकिन ये कुछ समय न कहें, अगर कह दें कि शैशवावस्था में निर्धारित किया जा सकता है ना। कुछ समय, ये बड़ा लंबा टाइम चला जाएगा। कुछ समय, मान लो बच्चा पैदा हुआ, अच्छा कितनी देर बाद, 3 घंटे बाद बता दोगे, 4 दिन बाद बता दोगे। कुछ समय इन्होंने कुछ कहे के पूरा मैटर डिसमिस कर दिया कि पता नहीं कुछ समय कितना जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ समय के स्थान पर शैशवावस्था लिख दें तो सही है कि शैशवावस्था के इंद तक ये बताया जा सकता है कि बालक का, भाई 6 साल होते होते आप ये बता सकते हैं बालक का बौद्धिक विकास कितना हुआ। एनईपी बच्चे को 3 साल में विद्यालय भी भेज रही है, तो अब मतलब आप शैशवावस्था की इंद तक ये बताने में सक्षम है कि बालक भविष्य में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। फिर है, न्यूमैन ने कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था शारीरिक और मस्तिष्क, मतलब शरीर, शारीरिक और मानसिक, शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। कि जो भी चीजें बच्चा शारीरिक रूप से सीख लेता है, कब तक, 5 वर्ष की अवस्था तक, या मानसिक रूप से सीख लेता, वो उसके पूरे जन्म काम आते हैं। यहाँ एक बात बताना चाहेंगे, शरीर से तात्पर्य उसके शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसके रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमताएं और अन्य बहुत सी सारी चीजें होती हैं। आपने सुना होगा छोला भटूरा, कचौड़ी, पकौड़ी, तेल से भुनी हुई चीजें, बर्गर, चाउमीन, किसी आदमी को आप छोला भटूरा खिला दीजिए 3 दिन लगातार, पेट खराब हो जाएगा। दूसरे आदमी को छोला भटूरा खिला दीजिए 3 दिन, पेट खराब ही नहीं होगा। उसको ये 3 महीना खिला दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज है। और ये कैसी योग्यता, ये मानसिक तो है नहीं। भटूरा उसके पेट में जा रहा है और उसके लीवर पर प्रभाव करेगा भटूरा जो भी होगा, या पाचन शक्ति, ये उसका शारीरिक स्वास्थ्य है। हाँ, विज्ञान ये बात कहता भी है, बालक जिन चीजों को प्रारंभिक अवस्था में खा और पचा सकता है, उन चीजों को वो पूरा जीवन खा और पचा सकता है। ये तो शुरुआत में नहीं मिला खाने को, तो कैसे पचा लोगे। यही सेम कंडीशन मांसाहार के साथ भी है कि जिन बच्चों को 9 साल के पहले तक, 9 साल अधिकतम उम्र है, 9 साल के पहले तक मांस खा के पचा लेते हो, पूरा जीवन मांस खा के पचा लेते हैं। अब तुम नए बच्चे बने कि तुमने जब ग्रेजुएशन किया, बीटेक में गए, बच्चों से मिले, तब तुमने पहली बार मांस खाया। अब तुम्हारे कहाँ पचाया बच्चे का बच्चा, फिर तुमको उसके लिए अल्कोहल को दुनियादारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती। अगर हम बात मस्तिष्क की करें
तो आपने भी ऊपर देखा था कि 90% मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में हो जाता है? शैशवावस्था में 5 से 6 साल। अब जिसका IQ लेवल जितना ज़्यादा होगा उसका 90% उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अब किसी बच्चे का, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का IQ लेवल 120 होना है तो 90% उसका हो गया। अब बचा कितना? 10% बचा है, मीन्स 108 तो उसका हो गया कब? शैशवावस्था में। मतलब सामान्य बालक का 90 से 110 होता तो सामान्य बालक से ज़्यादा तो शैशवावस्था में उसका बौद्धिक विकास हो चुका। अब बचा कितना? 10%। वो बाद में अपना कर लेगा, वो उसकी जिम्मेदारी, पहले 90 तो हो जाए। तो ये बात होती है। ये जो अवस्था है कौन सी? शैशवावस्था। इसके लिए न्यूमन का ये रहा। तो ये आपके शैशवावस्था में दी गई परिभाषाएं हैं और इनसे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं से या तो डायरेक्ट परिभाषा से आ जाता है या उसके दिए गए थॉट से आता है। अब हम शैशवावस्था के उपनाम की बात करते हैं कि शैशवावस्था के उपनाम क्या हो सकते हैं। तो ये अपनी तरफ से लिखे हुए नहीं, ये वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए नाम है जो पिछले भी आपने शायद बात सुनी हो, समझी हो। तो अब देखो इसको क्या क्या कहते हैं। जो भी अभी परिभाषाएं थी उन्हीं को कोड करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ आपने देखा होगा बच्चों के क्रियाकलापों के आधार पर भी कुछ अवस्थाओं के नाम दिए जाते हैं, जिनमें हैं भी। अब देखो पहली है अतार्किक चिंतन की अवस्था। पीछे अभी आपने कल्पना का नाम सुना था, वही कल्पना से ही चिंतन होता है। चिंतन तार्किक होता है जो आपके आता है किशोरावस्था तक, जहाँ तर्क बच्चा कर सकता है। तर्कणा की अवधारणा कॉन्सेप्ट का रीजनेबल कॉन्सेप्ट जो आता है वो आपकी किशोरावस्था में आता है। लेकिन बालक चिंतन करना शुरू करता है कहाँ से? शैशवावस्था से। और कैसा? अतार्किक चिंतन। खिलौनों की अवस्था कहा जाता है क्योंकि बच्चा खेलना भी शुरू कर देता है 8 महीने के बाद से खिलौनों से, इसलिए इसे खिलौनों की अवस्था कहते हैं। जीवन का महत्वपूर्ण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन के सर्वाधिक विकास, चाहे शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, भाषाई विकास हो, सारे विकासों की अवस्था माना जाता है किसको? शैशवावस्था को। इसलिए इसे महत्वपूर्ण काल भी कहा गया, इम्पोर्टेंट पीरियड। अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि बच्चा इसमें फॉलो बहुत करता है। जिस किसी को भी देखता है उसी के तरह क्रियाकलाप करना शुरू करता है। तो कुछ लोगों ने इसे चलन में बंदर की अवस्था भी कह दिया है। अनुकरण की अवस्था को बंदर की अवस्था भी कहा है। भावी जीवन की आधारशिला, बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला का भी निर्माण इसी अवस्था में करता है। किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में करता है। संस्कार निर्माण की अवस्था भी इसी को कहते हैं क्योंकि बालक का जब सामाजिक विकास शुरू होता है तो वहीं से संस्कार भी शुरू होते हैं। बच्चा जैसा किसी को अनुकरण के आधार पर करते हुए देखता है वैसा बच्चा भी करता है। और आपने पीछे भी सुना था, गुडेनेफ ने कहा है कि, और एक है वैज्ञानिक नाम इस समय मिस हो रहा है, तो उन्होंने भी कहा है कि बालक का जो भी वातावरण और उसका वंशानुक्रम है, वातावरण और वंशानुक्रम ये दोनों मिलकर के बालक के जीवन की आगे प्रक्रिया को संचालित करते हैं। तो वहीं से जैसा वातावरण बच्चा पाता है वैसे ही संस्कारों में ढलना शुरू कर देता है। सीखने के आदर्श काल और अनोखा काल भी इसी को कहा गया है तथा इसी अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी कहा गया है जीवन के संबंध में, कि बालक अपने जीवन का निर्माण भी शैशवावस्था से प्रारंभ करता है। तो ये इनके उपनाम रहे शैशवावस्था के। आगे हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। शैशवावस्था में जब बात की जाती है विशेषताओं की, कौन कौन सी विशेषताएं शैशवावस्था में होती हैं, और सारी अवस्थाएं चाहे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, शैशवावस्था हो, सब में एक कुछ यूनिकनेस पाई जाती है जो कॉमनली सब में पाई जाती है, जिसको सर्वे के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर और अपनी परिकल्पनाओं के आधार पर जो भी फाइंडिंग्स पाई साइंटिस्टों ने वो हमारे सामने प्रस्तुत की गई और वही हम लोग पढ़ते भी हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये सारी टेंडेंसी हमने बना ली या आपने बना ली। हाँ, मानते हैं साइकोलॉजी है, बाल विकास है, बालक का विकास किस क्रम में होता है, लेकिन ये किसी के मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान। लेकिन ये नहीं है कि हम मन का विज्ञान अपने हाथ बनाए हों या कहीं से बना हो। इसको एक परीक्षण के आधार पर और बनाया गया पूरा व्यवस्था है जिसके आधार पर इसकी विशेषताएं निकाली गई। तो पहला सबसे ऊपर लिखा हुआ है विशेषताएं में पहली विशेषता है कि इस अवस्था में, मतलब शैशवावस्था जो 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक चलती है, इन्फेंसी एज, इसमें जिज्ञासा प्रबल रहती है। बालक प्रश्नोत्तर बहुत ज़्यादा करता है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो नया नया भी ज़मीन पर आया है भाई, और उसने बोलना शुरू किया, सुनना शुरू किया, देखना शुरू किया। अब हर चीज़ उसके लिए नई है
तो उसके विषय में जानकारी कलेक्ट करता है, बाकी और कुछ नहीं। और जितना अधिक बच्चा जिज्ञासु होगा वो उसका सीधा ये संकेत होगा कि बालक बुद्धिजीवी है। अगर जिज्ञासु नहीं है तो इसका मतलब मंदबुद्धि है। फिर है, अच्छा ऐसा भी नहीं कि मंदबुद्धि है, ये भी नहीं कि जिज्ञासु का महत्व मंदबुद्धि, उसमें अपना करके सीखने पर जोर है, या वो अपने सूझ के आधार पर वस्तु को सीख रहा है। ये तो सारी बातें बाद को पता चलती हैं। फिर है क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति। अनुकरण के दौरान बच्चा जैसा आपको करता हुआ देखता है, अभी हमने पीछे कहा था बंदर की जैसी व्यवस्था होती है, जैसी क्रिया आपको करता देखता वैसी बालक भी करता है। फिर पराश्रितता या पर निर्भरता होती। बालक इस अवस्था में दूसरों पर निर्भर करता है कि उसे भोजन की प्राप्ति दूसरे से करनी है, उसको दूसरे के जैसे काम करना है, क्योंकि वो खुद तो कुछ जानता नहीं। भाई नया आया है, जब हम लोग कहीं जाते हैं, किसी दूसरे के रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो अपने हाथ कुछ नहीं खाने लगते, जितना वो देता है उतना खाते हैं। अगर उसने नाश्ता दिया और नाश्ता ही उसके घर का भोजन हुआ तो हमको नाश्ता ही भोजन मानना पड़ता है। अगर भोजन ही उसके घर का नाश्ता हुआ तो हमको भोजन ही उसके घर का नाश्ता मानना पड़ता। तो पराश्रितता तो एक मतलब एक व्यवस्था है, उसी आधार पर वो पराश्रित रहता है। नेक्स्ट है आत्म प्रेमी और स्वप्रेमी होता है, बिल्कुल सन्यासी टाइप, ईश्वर की तरह। उसको सिर्फ अपने आप से लेना देना, इस दुनिया के भवसागर से कोई लेना देना नहीं। समाज है, चाचा है, विनोद है, से कोई मतलब नहीं कि और विनोद क्या हाल, कोई हाल चाल नहीं, अपना चौड़स घूम रहा। तो ये उसका आत्म प्रेमी स्वप्रेमी प्रभाव है, और ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर सब में आत्म प्रेमी और स्वप्रेमी प्रभाव हो तो ये जगत प्रेमी हो जाएगा पूरा। तो ये व्यवस्था रहती है किस अवस्था में? शैशव अवस्था में। फिर है व्यवहार की मूल प्रवृत्ति होती है, जो जैसा उसका नेचुरली है, ईश्वरीय है या प्राकृतिक है, बस उसी आधार पर व्यवहार कर रहा हो। तो उसमें कोई बनावट बनक नहीं होती कि और भाई साहब कैसे हैं, ठीक हैं, आइए बैठ जाइए, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। बैठ जाइए, चाहे खड़े रहिए, चाहे खोपड़ी में जाइए, आए हो चाहे चाय पियो, चाहे ऐसे चले जाओ, कोई मतलब नहीं। आए चाय पी लीजिए, जा रहे हो चाय पी लीजिए, रुक जाते तो ठीक था, आए हो तो ठीक, जाए हो तो ठीक। कई बार आपने देखा होगा रिश्तेदार घर जाओ तो पहुंचते ही अगर छोटा कोई बालक होता है तो पहले ही पूछ लेता है कब जाओगे। अब तुम पी रहे हो चाय, तुमसे पूछ ले कब जाओगे तो बुरा मान जाएगा। कुछ लोग बुरा ही मान जाते हैं, कम जानकार होते हैं। तो वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। और फिर है 2 वर्ष तक अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं। जितने भी संवेग जो बताए गए हैं, कुछ वैज्ञानिक 32 कहते हैं, कुछ 16 कहते हैं, कुछ 18 कहते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं वो ये माना गया है कि 2 वर्ष तक पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। इसीलिए एक चीज और भी कही गई, यदि कोई बालक 2 वर्ष तक अधिक बीमार नहीं होता तो उसके विकास में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आती, क्योंकि संवेग वो चीज है भाई। जन्म के समय बालक में क्रोध, भय और स्नेह रहता है, या प्रेम भी कह सकते हैं रहता है। तो वो अपने सारी बातें, ये जो कुछ भी होता है, चाहे क्रोध हो, स्नेह हो, भय हो, आनंद हो, हर्ष हो, आमोद हो, प्रमोद हो, सब कुछ हमारा मन मस्तिष्क की स्थिति है। हम खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे ये हमारी मन मस्तिष्क पर निर्भर करता है। व्यवस्थाएं, प्रकृति या सामने बैठा हुआ व्यक्ति कुछ निर्धारित नहीं कर सकता, वो हमारा माइंड सेटअप निर्धारित करता है। तो 2 वर्ष तक यदि हमारे संवेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो दिमाग पे कोई दिक्कत नहीं आनी। यदि किसी बीमारी से हमारे संवेग किसी तरीके से रुक गए या ज्यादा हो गए तो दिक्कत पूरे जीवन रहेगी। फिर कोई भी माई का लाल हमको सुधार नहीं सकता। हम कहीं क्रोधी हो जाएंगे कि अनावश्यक हम क्रोध में ही घूम रहे हैं, और बात कहीं कुछ नहीं। हमारी आदत है कि सुबह उठे तो गुस्सा होना है, दोपहर है तो हमें भनभनाना है, शाम है तो हमें बिना मुंह फुलाए नहीं सोना। तो ये सारी बातें जब आ जाती हैं तो ये हमारी तभी आती है जब हमारे संवेग किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इफ योर इमोशनल इज डिस्टर्ब इन योर इन्फेंस पीरियड देन होल लाइफ इज गोइंग ऑन सफरिंग ओनली। तो ये एक व्यवस्था होती है कि 2 वर्ष तक हमारे इमोशन किसी तरीके से कहीं पर भी जो है कट नहीं होने चाहिए। फिर बात आती सामाजिकता और नैतिकता का अभाव रहता। अभी हमने कहा था ना कि फिर वो नहीं पूछेगा और विनोद क्या हाल है, और विनोद बताओ, तब कोई जरूरत है नहीं, फिर काहे विनोद से बात करें। फिर सामाजिकता और नैतिकता से क्या लेना देना। फिर है काम प्रवृत्ति विकसित होती। ये बदतमीजी जो काम प्रवृत्ति वाली है, ये खाली एक ही वैज्ञानिक है जिन्होंने इस बात को कहा और उन्होंने ही समर्थन किया है, वो है फ्रायड। सिर्फ फ्रायड ही ये बात मानते हैं काम प्रवृत्ति विकसित होती। फिर है जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल होती। शायद 2 बार हो गई ये बात, हाँ ऊपर भी लिख ली थी, नीचे भी लिख ली, कोई बात नहीं, 2 बार जिज्ञासा हो गई। अब इसके बाद आए 4 वर्ष में चित्र रेखाएं बनाने लगता है बालक। कुछ हाथ से पेन दे दो तो चित्रांकन करने लगता है, ऐसे ही छीछा इधर कर देता है पन्ने पर।
ये 4 वर्ष तक होता है। फिर है प्रश्न पूछता है तथा वस्तुओं में अंतर करने लगता है, कि वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछता, और प्रश्न यही नहीं कि रिलेवेंट प्रश्न पूछता है, अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है। प्रसंग कुछ चल रहा, कई बार देखा होगा, 2 लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आपस में बातचीत कुछ और चली, वो बीच में आया पूछ लेगा सूर्य दोपहर में आज गर्म ज्यादा है, अब बताओ। या पूछ लेगा पानी आज क्यों नहीं बरसा। मतलब अजीब अजीब टाइप के प्रश्न होंगे। या वो ये भी कह सकता है कि ये पंखा आज तेज ये पंखा ऐसे काहे नाचता है, इसको नहीं नाचना चाहिए। या बिजली आने पर ही काहे नाचता है, बिजली आती तो क्यों आती, कहाँ से आती। बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कई बार बच्चे ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं उनका उत्तर न हमको पता न सामने वाले को, तो बताएं क्या। कई बार प्रश्न ऐसा होता है पता तो है लेकिन वो प्रश्न ऐसा है कि बताएं तो बताएं कैसे। खैर, वस्तुओं में अंतर भी समझने लगता है बच्चा। अब कि छोटी वस्तु है, बड़ी वस्तु है, फूल है कि फल है, ये समझने लगता है इस अवस्था के लास्ट तक। 6 वर्ष में बालक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। जन्म के समय बालक में संवेग 3 पाए जाते हैं, क्रोध, भय व स्नेह, जिसमें से आप देखेंगे क्रोध और भय ये दोनों नकारात्मक संवेग है। सकारात्मक संवेग केवल एक है, प्रेम या स्नेह। अगर हम इसी की डायमेंशन से चलें, और कहा गया है 33 है या 32 है, तो आप देखेंगे कि अगर हम इनको, आपने अगर पढ़ा हो नाभिकीय विखंडन, कि उनसे पहले जो है परमाणु एक ब्लास्ट हुआ, उससे 3 निकले, फिर जो 3 निकले उनसे 3 निकले, फिर 3 निकले। तो अगर हम इसे ये मान लें कि ये परमाणु बम का विस्फोट हुआ, उससे 3 पार्टिकल निकले, एक क्रोध, एक भय और एक स्नेह। तो अब इन तीनों से 3 अगर निकालें तो हम ये पाएंगे थोड़े दिन बाद बहुत बड़ा हुजूम तैयार हो जाएगा जो क्रोध और भय का होगा। क्रोध और भय का होगा जो नकारात्मक है। तो आपने कभी भी किसी से बात की हो तो व्यक्ति में आप निगेटिविटी ज़्यादा पाते हैं, या हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में निगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं, नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं। अगर हम उनका दमन कर पाए तो यही हमारे अधिगम, शिक्षण, प्रशिक्षण और परिमार्जन का परिणाम होता है। भाई, हम यदि अपने क्रोध भय से जो भी कुछ बना उसको यदि हम शांत कर पाए। अब आप थोड़ी सी बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ले लिए, ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कहीं इसमें नंबर कम ना आ जाए, कहीं हम इस बार फेल ना हो जाए, पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। ये क्वेश्चन एक का नहीं है, ये क्वेश्चन 99% कैंडिडेट पूछता है। अब ये उसकी निगेटिविटी है ना, ये उसके इमोशन है, क्योंकि उसमें निगेटिव इमोशन हर व्यक्ति में ज्यादा होते हैं। अब जिसने इसको प्रशिक्षण और परिमार्जन से प्राप्त किया, प्रेम को नहीं, प्रेम इन द सेंस तो गलत चीज भी दायरे में आप ले जा सकते हैं, बट इसके डायमेंशन जब आप बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इसी के अंतर्गत सफलता, इसी के अंतर्गत विनम्रता, इसी के अंतर्गत सहयोग, इसी के अंतर्गत सहानुभूति, इसी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती चली जाती हैं। तो ये जितनी चीजें सकारात्मक वाली हैं वो सब इस पाले में रहेंगी। तो अगर हम इन्हें ठीक ठाक तरीके से मैनेज कर पाए तो हम ये पाएंगे, फिर इन पर विजय पा सकते हैं। अगर कहीं हमने अपने आप से अपने को जीना शुरू किया तो हम बिल्कुल पशुवत होते चले जाएंगे, क्रोध और भय हम पे छा जाएगा। आप कभी कुत्ते से बात करिए, आप कभी शेर से बात करिए, मोबाइल नंबर लीजिए उससे बात करिए, तो आप ये पाएंगे उनमें इनका आधिक्य हो जाता है। ऐसा नहीं कि उनमें संवेग नहीं होते, उनमें इमोशन नहीं होते, बट उनमें इमोशन में ये चीज नहीं होती। बस यही सा अंतर है। जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं, 3 माह में संवेग में 2 और संवेग जुड़ जाते हैं जिनमें कष्ट और आनंद आ जाता है ना। कष्ट निगेटिव है और आनंद पॉजिटिव है। जन्म के समय उत्तेजना का आधिक्य होता है जब बालक का जन्म होता है, और उस समय संवेग भी बालक के तीव्र होते हैं। और सर्वाधिक संवेगात्मक विकास बालक की किस अवस्था में होता है तो हम कहेंगे कि शैशवावस्था में होता है। क्लियर? तो ये रही आपकी शैशवावस्था। यहाँ से भारी मात्रा में प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीटेट टू सुपर टेट था, यूपी टेट, एमपी टेट, आपके स्टेट का कोई भी टेट एग्जाम हो शिक्षण से संबंधित, तो उसमें प्रश्न पूछे जाता है। आशा है आप ये वीडियो स्वयं भी देखेंगे, आनंदित होंगे और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ ये आज की क्लास रही और आपको बहुत बहुत नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में।